नमस्कार सभी को, मैं हूं केशव मीणा और स्वागत है आप सभी का एसएससी नाइस क्लास में। इस लेक्चर में हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में देखा था मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन, मतलब मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो ये किसी के आधार पर किया है, सोइल के आधार पर किया गया है, कौन सी रॉक्स बेसिस पाई जाती है, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है, इसके आधार पर किया गया है। फॉरेस्ट कवर कैसा है, इसके आधार पर किया गया है। तो फिजिकल डिवीजन में हम पिछले लेक्चर में क्या देख चुके थे, पिछले लेक्चर में देख चुके थे सेंट्रल हाईलैंड को हमने पूरा देख चुके थे पिछले दो लेक्चर्स में। पहले लेक्चर में हम देखा था सेंट्रल इंडिया प्लेटू, मध्य भारत का पठार, और दूसरे लेक्चर में देखा था बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो इमीडिएट लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, ये तीनों कवर किए थे। कौन कौन से, रीवा बन्ना प्लेटू, मालवा प्लेटू और नर्मदा सोन प्लेटू। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे सतपुड़ा मेकाल रेंज के बारे में और ईस्टर्न प्लेटू के हिस्सा बघेलखंड प्लेटू के बारे में। ठीक है, तो सतपुड़ा मेकाल रेंज की सबसे पहले बात करते हैं। सतपुड़ा मेकाल रेंज जो हमारा है, हमारा मध्य प्रदेश कितने तीन हिस्सों में बटा हुआ है। खास मेन तरीके से इसको फर्दर डिवीजन में टोटल 7 है, तो उसमें हम 5 की बात कर चुके हैं, 2 और करेंगे। ठीक है, सतपुड़ा मेकाल रेंज जो है इसका एरिया कितना है, ये है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर और ये हमारा मध्य प्रदेश का 11% भाग बनाता है। ठीक, कितना परसेंट भाग बनाता है, 11% भाग बनाता है। और अब इसकी बात करते हैं, हमारे नर्मदा सोन वैली के साउथ में जो हिस्सा है नर्मदा वैली के, मालूम है नर्मदा यहाँ पे अगर फ्लो कर रही है तो उसके साउथ में सतपुड़ा है, ऊपर से विंध्याचल, तो इसके जो ये साउथ वाला रीजन है यहाँ पे इसका मेकाल है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है इसके वाले सतपुड़ा मेकाल रेंज रीजन बोलते हैं पूरा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें आता है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और खरगोन। ठीक है, तो ये हमारे सारे एरिया इसमें आते हैं। हम इसमें बड़वानी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, राजकोट को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें कि ये किससे बना है। हमने पहले बात की थी किसे रॉक, हमने देखा इससे आर्कियन होता है, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर डेक्कन ट्रेप। तो इसमें जो रॉक सिस्टम कौन सा यहाँ पे है, डेक्कन ट्रेप रॉक सिस्टम और धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, डेक्कन ट्रेप रॉक सिस्टम सीधा समझ में आता है, ब्लैक सॉइल है मतलब कौन सा होगा, डेक्कन ट्रेप होगा। जहां भी ब्लैक सॉइल मिलती है वहां पे डेक्कन ट्रेप रॉक सिस्टम बना ऑब्वियस है। ठीक है, और ये क्या है, धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ कौन से नंबर पे देखा था हमने, ये दूसरे नंबर पे देखा था, आर्कियन के बाद धारवाड़ आया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एवरेज एलिवेशन कितना है। तो यहाँ पे सतपुड़ा मेकाल रेंज है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इसका एवरेज कितना है, 600 से 1000 मीटर। तो ये जो है हमारा एवरेज एलिवेशन कितना, 600 से 1000 मीटर। ठीक है, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा सतपुड़ा मेकाल का, इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये यहाँ पर देख सकते हैं धूपगढ़। ठीक है, ये कहां पर है, धूपगढ़ कितना है, 1350। कितना है, 1350 मीटर। हमारे महादेव हिल्स में है और ये हमारे पूरे स्टेट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, एमपीपीएससी 2-3 बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से कंटिन्यूस आगे पूछा गया है। तो इसको हमेशा याद रखना, कौन सा धूपगढ़ है, कितना है, ये भी याद रखना एग्जैक्ट डाटा। इसके अलावा याद रखना कि कौन सी हिल्स में, तो महादेव हिल्स में। ठीक है, सतपुड़ा का हिस्सा है। इसके अलावा बात करते हैं कि इसका स्लोप की। ठीक है, तो जो हमारा स्लोप है वो स्लोप कैसा है, शार्प इन साउथ एंड जेंटल टुवर्ड्स नॉर्थ। और स्लोप क्या होता है, जैसे हमारा माउंटेन है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो इस टाइप का कुछ, ये मान लो अगर ये नॉर्थ वाला हिस्सा इस साइड है, ये अगर नॉर्थ वाला हिस्सा इस साइड और साउथ वाला हिस्सा इस साइड है। देखो साउथ में क्या है, इसका एकदम से स्टीप स्लोप है और इसके नॉर्थ में कैसा है, थोड़ा सा जेंटल है, मतलब ढाल कैसी है, थोड़ी सी धीरे धीरे करके कम हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एकदम से स्टीप स्लोप है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसमें सतपुड़ा की खासियत है, शार्प है इसका स्लोप किधर, साउथ में, मतलब तापी रिवर पे, और जेंटल उसका नॉर्थ है, मतलब किस साइड, नर्मदा रिवर के साइड। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे बीच है, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और फॉरेस्ट एरिया में क्या रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है, ये यहाँ की खासियत है। इनको हम अलग से देखेंगे, पूरे ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की तो हर ट्राइब पे फोकस करेंगे, फॉरेस्ट में हम अलग से पढ़ेंगे पूरा पूरा। फिर यहाँ पे क्रॉप कौन कौन सी होती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे कॉटन तो होगा, यहाँ पे पानी की अच्छी वेराइटी होती है, यहाँ पे राइस भी होगा, वीट तो पूरे मध्य प्रदेश में होते हैं, यहाँ पे अच्छा ही होता है, और यहाँ पे ज्वार भी होती है। ठीक है, तो ये 4 क्रॉप्स है मेनली यहाँ की। क्या बात करते हैं खनिज कौन से, यहाँ पे मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स इसमें सब तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे बैतूल में टीन पाया जाता है,
ठीक है। और हमारे बालाघाट में मैंगनीज पाया जाता है, बालाघाट में महाराष्ट्र में कॉपर पाया जाता है। तो ये जो एरिया ये क्या है, मिनरल रीजन पहुंच जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका डिवीजन कैसे किया गया है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया 3 हिस्से मेजरली डिवाइड किया गया है इसको। पहला सबसे पहला होता है वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज, ठीक है। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सतपुड़ा रेंज। फिर दूसरा क्या है इसका, ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज, ठीक है। और फिर क्या है ये वाला विकास रेंज। ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब जब वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज कहां से कहां तक, वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज कहां से, गुजरात से लेके यहाँ पे बुरहानपुर पास है, ठीक है। तो बुरहानपुर पास तक है वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज। फिर इसके बाद में हमारे बुरहानपुर पास से इधर आगे तक का कौन सी है, यहाँ पे हमारी ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज। तो सबसे आखिरी में ईस्टर्न पार्ट कौन सा रहता है, मेकाल रेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके फर्दर डिवीजन की बात करते हैं। जो वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज इसमें स्टार्टिंग में क्या आती है अपनी राष्ट्रीय प्लाइस, याद रखना है, कभी कभी सीक्वेंस जमाने को जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्लाइस सबसे पहले, फिर जो है इसमें 3-4 हिल्स कौन सी, बड़वानी हिल्स आती है, बीजागढ़ हिल्स आती है, अखरानी हिल्स आती है। तो ये सब याद रखना, ठीक है, कि सबसे ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, ठीक है। सब याद रखना। राष्ट्रीय प्लाइस शुरू होता है बड़वानी हिल्स, बीजागढ़ हिल्स, अखरानी हिल्स, ये सब सतपुड़ा का हिस्सा है। फिर आती है हमारी ग्वालीगढ़ हिल्स। ग्वालीगढ़ किसका हिस्सा, ग्वालीगढ़ ईस्टर्न, ये जो बुरहानपुर पास आ गया हमारा कौन सा ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज शुरू हो गई है, तो उसमें कौन सा ग्वालीगढ़ रेंज आएगा। फिर आएगा हमारा महादेव रेंजेस। और महादेव रेंजेस में क्या है, धूपगढ़, इसकी कितनी है हाइट, 1350 मीटर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज का हिस्सा कौन सा है, बैतूल का पठार, प्लेट्यू ऑफ बैतूल और छिंदवाड़ा प्लेट्यू, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे लगे हुए बिल्कुल ऐसे साइड में, ठीक है। फिर बात करते हैं मेकाल रेंज की। तो मेकाल रेंज की पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो, डेक्कन ट्रेट से, पूरा डेक्कन ट्रेट से बना है, डेक्कन ट्रेट से बड़ा है। इसका इर्रेगुलर टेरेन है, मतलब इसकी जो हमारी टोपोग्राफी बहुत ऊंची नीची, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, इसकी 900 मीटर, किसकी, वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज की। और अगर हम इसकी बात करें मेकाल रेंज की, तो यहाँ फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है। और यहाँ भी किससे बना है, डेक्कन ट्रेट से बना है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली सतपुड़ा मेकाल रेंज के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, हम करेंगे ईस्टर्न प्लेटू, ईस्टर्न प्लेटू के बारे में, बघेलखंड प्लेटू के बारे में। तो इसमें हम सतपुड़ा मेकाल रेंज 2-3 पॉइंट और देखने से कौन कौन से, यहाँ पे रेनफॉल कितनी, रेनफॉल यहाँ पे अच्छी हाई है कितनी, 125 से 175 सेंटीमीटर, 200 तक जाती है, 225 तक भी चली जाती है, ठीक है। लेकिन एवरेज यही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी होती है, तापी, वैनगंगा, तवा, इनकी ट्रिब्यूटरीज वर्धा भी है और वैनगंगा में बहुत सारे रिवर्स है, ठीक है। जो सब किसमें आती है, गोदावरी रिवर्स में आती है। तवा ये नर्मदा में आता है, ठीक है। ये थोड़े नॉर्थ साइड में रहती है। फिर ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा सतपुड़ा मेकाल रेंज किस रूप में काम करता है, वाटर डिवाइडर बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी, ठीक है। वाटर डिवाइडर मतलब क्या, जल विभाजक। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा भूभाग जो 2 नदियों के अपवाह तंत्र को एक दूसरे से अलग करे, ठीक है। एक ऐसी अपलेट होती है जो 2 ड्रेनेज सिस्टम को अलग करती है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब बात करते हैं हम, तो ये जैसे हमारे नदी देखा था नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो जैसे हमारा अब ये हो गई हमारी, इस साइड हमारी गोदावरी रिवर सिस्टम, उस साइड इस साइड क्या है, नर्मदा रिवर सिस्टम। मतलब यहाँ पे से कहीं भी पानी अगर बारिश होगी उसका बेगे कहाँ आएगा, नर्मदा में आएगा। और इधर का जाएगा तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली जाएगा गोदावरी में। किसी भी रिवर से बेगे आखिर में कहाँ जाएगा, गोदावरी में जाएगा। तो ये वाला किसका, ये वाला कौन सा हिस्सा है हमारा, ये हमारा नर्मदा बेसिन। और ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा गोदावरी बेसिन। तो बीच में क्या आता है हमारा ये सतपुड़ा। सतपुड़ा किसके रूप में काम करता है, करता है वाटर डिवाइडर के रूप में काम, किसके बीच में, नर्मदा और गोदावरी के। तो इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है। जैसे हमारा अरावली है, ये हमारा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, इनके बीच में भी वाटर डिवाइडर काम करता है। जैसे बहुत सारे पर्वत होते हैं जो वाटर डिवाइडर के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारा विंध्याचल किसके बीच में काम करता है, वो नर्मदा के बीच में और गंगा बेसिन के बीच में वाटर डिवाइडर काम करता है। तो हमको ऐसे वाटर डिवाइडर याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ईस्टर्न प्लेटू के बारे में। ईस्टर्न प्लेटू कौन कौन से हिस्से आते हैं इसमें, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़ प्लेटू आता है, छोटा नागपुर प्लेटू आता है, हमारा बघेलखंड प्लेटू आता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा हिस्सा आता है, बस बघेलखंड प्लेटू आता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में बात करेंगे पर्टिकुलरली बघेलखंड प्लेटू के बारे में।
ठीक है। बघेलखंड प्लेटू कहाँ है? ये हमारे मध्य प्रदेश के इधर इस साइड है, बस थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में, बस इधर इधर है ना, उसके आगे छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 26,000 स्क्वायर किलोमीटर और इसका परसेंटेज कितना? 7% याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये है स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा था? लार्जेस्ट था मालवा प्लेटू। ठीक, कितना परसेंट था उसको? 28.92%। तो उसको याद रखना है, उसको याद रखना है, और बाकी परसेंटेज हो सके तो सबका याद रखना है। ठीक है, फिर हम किसके याद करते हैं? डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंतर्गत? तो शहडोल आता है, उमरिया आता है, सीधी, सिंगरौली और डिंडोरी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर। और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट के हिस्से आते हैं छोटे मोटे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसमें रिवर कौन कौन सी आती है। तो रिवर तो कौन सी आती है? सोन रिवर पूरी इसको ड्रेन करती है। नर्मदा में क्या है कि इसके ट्रिब्यूटरीज आती है। फिर क्या है? जोगिला। और ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है, और अमरकंटक में कौन सा पैटर्न बनाती है? कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनाती है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग तरह के ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं। डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न बनता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं। ठीक है, एक ट्रेलिस बनता है। तो इस हिसाब से हम अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों नदियां बनाती है रिवर, किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का। ठीक है, कि एक पीक से यहाँ पर एक पीक है, इससे एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर निकल गई, तो ये हमारा कौन सा हुआ? रेडियल हुआ। ठीक है, तो ये पैटर्न बनाती है तीनों नदियां। कहाँ पे? अमरकंटक में। फिर हम बात करते हैं रेनफॉल की। तो रेनफॉल क्या है? जैसे हमने देखा था कि मतलब जैसे जैसे ईस्ट में बढ़ते जाएंगे, साउथ ईस्ट में बढ़ते जाएंगे, रेनफॉल क्या होगी? हमारी ज्यादा होती जाएगी। तो इसमें कितना रहेगा? देखो 125 से 175 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। यहाँ वेजिटेशन इसमें क्या रहेगी? हाई वेजिटेशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई है, ये इसका पर्टिकुलर याद करना है। फिर फॉरेस्ट का जंगल कौन से मिलता है? साग और टीक। साग तो साल ही होता है, और टीक मतलब क्या होता है? सागवान होता है। अभी कौन से होते हैं? ये होता है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के होते हैं। फिर उपोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय बोल सकते हैं। क्लाइमेट कौन सा होता है यहाँ पे? मानसून टाइप। क्लाइमेट मतलब जलवायु कौन सा होता है यहाँ पे? मानसून टाइप होता है। हमने देखा था कल कि यहाँ पे कौन सा था? कॉन्टिनेंटल टाइप था। यहाँ कौन सा था? कॉन्टिनेंटल टाइप था। यहाँ कौन सा था? कॉन्टिनेंटल टाइप था। यहाँ पे कौन सा था? मानसून टाइप था। यहाँ कौन सा था? मानसून टाइप था। इसमें कौन सा है? मानसून टाइप है। इवन सतपुड़ा मेघालय में कौन सा रहेगा? मानसून टाइप। ठीक है, तो ये क्लाइमेट हम देख लेंगे। फिर हमने देखा सॉइल कौन सी मिलती है? सॉइल मिलती है हमारी रेड येलो सॉइल। कौन सी मिलती है? रेड और येलो सॉइल मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या है इसकी जो सबसे खास बात है क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी जो कर्क रेखा है वो इसके सेंटर से होकर गुजरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार बनता है, तो याद रखना है कि बघेलखंड प्लेटू के बीचों बीच से कौन सी निकलती है? हमारी कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, तो हमने देख लिया बघेलखंड प्लेटू। हमने इसमें अब पूरा हमारे फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश क्या हो गया? ये हमारा पूरा हो गया। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, अभी हमने क्या देखे थे? फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। और ये वाले जो क्वेश्चन थे फिजिकल डिवीजन के बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें प्री से सारे कौन से क्वेश्चन बनते थे। उसके अलावा मेंस में सीधा 6 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार बघेलखंड प्लेटू को बताइए, बुंदेलखंड प्लेटू बताइए। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ हर पेपर में एक नए क्वेश्चन से जरूर आएगा। तो उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, वो जैसे लिखा था उसको मैंने 6 के नंबर के हिसाब से लिखा है कि 6 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा कि ऐसे पॉइंट वाइज लिखना हमको एग्जाम में। ठीक है, तो उसको अच्छे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के डिविजन जो है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश में मिनरल्स, तो इनको अच्छे तैयार करना है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हम ये जो टेक्सचुअल चीजें को थोड़ी थोड़ी करके देखेंगे। ठीक है, ताकि एकदम से बहुत ज्यादा नहीं जाए। तो ये जो है ये इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, पर उसमें कुछ खास खास है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम और भी बाद में लेक्चर्स आएंगे, उस पर कभी हम डिस्कस कर लेंगे बीच बीच में ऐसी चीजें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट है इसको हम जरा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला हमारा कौन सा? इंटीग्रेटेड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा है? इंटीग्रेटेड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटेड मतलब जहाँ पे हर तरह की सुविधा मिलती है। तो वो कहाँ पे है? वो है भोपाल में। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एंड मेडिकल केयर। कौन सा? वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एंड मेडिकल केयर। अब ये ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से जुड़े ज्यादातर इंस्टीट्यूट कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है, तो इसको आप लिंक कर सकते हैं, और जो वहां पे नहीं उनको अच्छे से याद कर लेंगे आप। तो जो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एंड मेडिकल केयर कहाँ पे है? जबलपुर में। मान लो कोई वन्य पशु है तो उनके बारे में कोई फोरेंसिक रिसर्च करनी होती है या फिर उनकी मेडिकल केयर करनी होती है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पे है?
जबलपुर में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी एनिमल सर्वेसी लैब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार आया हुआ है। एनिमल सर्वेसी लैब कहाँ पे है? भोपाल में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ऑलमोस्ट सब वही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट कहाँ पे? मैंने बोला था फॉरेस्ट ज्यादा का जबलपुर में, लेकिन फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये है छिंदवाड़ा में, ठीक है। छिंदवाड़ा में एक और है, कौन सा है छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा में एक और कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं कॉटन रिसर्च सेंटर। ये जो फसलों के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये याद रखना अच्छे से। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये है खरगोन में। अब खरगोन हमको मालूम है क्या है? सिटी ऑफ व्हाइट गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कॉटन का आइडिया याद रखते हैं। कॉटन कहाँ पे है? खरगोन में है, ठीक है। इसके अलावा क्या? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये कहाँ पे है? जबलपुर में। क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मैंने बोला था ज्यादातर फॉरेस्ट वाले कहाँ पे? जबलपुर में। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, वही कहाँ पे? जबलपुर, उसको याद रखेंगे साथ में। फिर पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग कॉलेज, जो पुलिस करते हैं ना वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? वो होती है इंदौर में, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे? महात्मा गांधी स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भी जबलपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पीईपी एग्जाम में यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। इसमें से लग रहा है कि क्या है, लेकिन इसकी ये रिवीजन, इसमें आप किसी और तरीके से इसको याद नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या? लेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये देखो, ये जो थोड़ी सी हाईटेक चीजें थी, लेजर है, अपने वायरलेस की है, इनको कहाँ पे आते रखना है? हम इंदौर में। इंदौर थोड़ी टेक्नोलॉजिकली डेवलप सिटी है, ठीक है। तो इनको मतलब हमारी ट्रिक होती है कुछ चीजें दिमाग में रखने की। तो ये लेजर है, वायरलेस है, सब कहाँ पे? इंदौर में से याद रखेंगे। फिर वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे? जनरली बहुत सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूट कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। फिर क्या है? संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब क्या है? संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पे? पचमढ़ी में, इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है? कंफ्यूजन कहाँ होता है? एक ये हमारा पचमढ़ी में और एक और हमारे महात्मा गांधी स्टेट रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे? जबलपुर में। तीन दोनों को साथ में रखेंगे। कौन कौन से को? महात्मा गांधी कहाँ पे है? स्टेट रूरल इंस्टीट्यूट, ये जबलपुर में। और संजय गांधी साहब का है? इनका है पचमढ़ी में, ठीक है। फिर बात करते हैं रूरल पंचायत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी भी देखो ये सब एक जैसे, ये रूरल, ये भी रूरल, ये भी रूरल, से सबको साथ में याद करेंगे। कौन सा है? रूरल पंचायत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैंने पंचायत की जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। ये कहाँ पे है? ये है अमरकंटक में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। ये सारी चीजें मतलब ये जो कंफ्यूजिंग है, इनको साथ साथ में लिख लेना है, एक साथ, फिर याद करना। फिर बात करें डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। कौन सा? डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। तो ये कहाँ पे? इंदौर में। आपको मालूम है कि अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मऊ में हुआ था। उसका नाम भी क्या हो गया? अम्बेडकर नगर हो गया, इसलिए। तो ये जो हमारा अम्बेडकर नेशनल सोशल इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इंदौर में, महू के पास में है ना इंदौर, ठीक है। तो ऐसा इसको याद रख सकते हैं। फिर क्या है? इंटरनेशनल मेज एंड ब्यूटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? खमरिया। खमरिया कहाँ पे? जबलपुर में, यहाँ पर है, ठीक है। इसको याद रखना। ये जो अब इसमें अगर क्रॉस वाले सब कर ले, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये खरगोन में, ठीक है। इसके अलावा क्या था? एक और हमने देखा था, ठीक है। इसके अलावा राइस की बात करते हो, कहाँ पे? बड़वानी में, याद रखना साथ साथ, ठीक है। फिर जैसे ग्रेट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये रतलाम में है। तो ऐसे मतलब जैसे एक साथ याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये ग्वालियर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे? भोपाल में। तो अब ये दोनों ही कंफ्यूजिंग है, मतलब अभी आपको लगेगा आप बाद में याद करोगे ना, क्वेश्चन आया और उसमें दोनों ऑप्शन आ गया, आपने याद भी कर लिया, तो दोनों एक साथ कंफ्यूज जाता है। डिजाइन कहाँ पे? फैशन टेक्नोलॉजी, हमको एक साथ लगता है दोनों, ठीक है। तो जैसे अपने भोपाल वाले लोग ज्यादा फैशन में रहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? भोपाल में। और फिर जैसे देखो फैशन में कहीं जी आता है या नहीं आता है, लेकिन डिजाइन में देखो आरसी स्पेलिंग में जी आ रहा है, तो इसको जी को जी से लिंक कर देंगे ग्वालियर। ऐसे मतलब जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनको ऐसे कहीं भी लिंक बनाना पड़ते, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अटल बिहारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पे? भोपाल में। और दूसरा एक और अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने दोनों साथ लिखी। दूसरा कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी का कौन सा है? आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर, ठीक है। ये कौन सा सेंटर है? आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से क्या है? कला एवं संस्कृति केंद्र है। ये कहाँ पे है? ये प्रपोज है, कहाँ पे है? मुरैना में। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ के? उधर की थे, ग्वालियर रीजन के, इसलिए वो कहाँ पे प्रपोज है? ये मुरैना में।
और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है भोपाल में। ठीक है, हम बात करते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये बैतूल में है। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैसे याद रखना है, मध्य प्रदेश का मैप बना लेना, सिटी वाइज याद रखना है, तो इंदौर सारे एक साथ याद कर ले, ग्वालियर सारे एक साथ याद कर ले, जबलपुर सारे एक साथ याद कर ले, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी अपनी तरीका होता है। और ट्रिपल आईटी मतलब क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये है भोपाल में। ठीक है, और स्टेट इंफॉर्मेशन देखो, अब ये दोनों जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने लिख लिया। स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये है ग्वालियर में। स्टेट कहाँ पे, ग्वालियर में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश नरोन्ना आरती नरोन्ना के नाम पे एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ये तो सबको पता है भोपाल में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, वही याद रखना है। इसके बाद क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे, इंदौर में है, याद है। आईआईएम है ना इंदौर में, आईआईएम। और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये क्या है, आईआईटी। स्थापना कभी शायद इसकी 2009 में हुई स्थापना। ठीक है, आईआईटी इंदौर की। तो शायद इंदौर ऐसा देश की एक बड़ा शहर है जहाँ पे आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पे, एनएलआई, ये है भोपाल में। ठीक है, फिर क्या है, तुलसी रिसर्च, ये क्वेश्चन आया हुआ तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, चित्रकूट में। अब देख लो आप, चित्रकूट धार्मिक नगरी है, ये तुलसी मैया भी हमारे धर्म से रिलेटेड है, तो चित्रकूट से हम तुलसी को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो। ग्रेप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ग्रेप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रतलाम में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेनली जो हमारे खास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने याद कर ली है, और भी बच्चे हैं वो हम किसी और लेक्चर में याद करेंगे। ठीक है, ये हम ऐसे याद करेंगे थोड़े थोड़े, ताकि एकदम से बहुत सारा बर्डन नहीं हो जाए। किसी और टॉपिक के साथ हम थोड़े थोड़े फैक्चुअल चीजें याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देख लिया, आज के इसमें फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो गया है, उसको जरूर अच्छे से कर लेना पूरी तरीके से, और इसको भी साथ साथ पढ़ते रहना। ये जो इंस्टीट्यूट है हमारे बुलेट्स के तरह काम आ सकते हैं इसमें, जैसे कहीं पे किसी कोई क्वेश्चन आया किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो उसमें जब आप ये इंस्टीट्यूट डालते हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन का एक अलग इम्पैक्ट जाता है एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी बुलेट्स से इनको प्री में मतलब कुछ भी प्री और मेन क्लासिफाइड नहीं है, सब चीजें इधर की उधर काम आती है। ठीक है, तो आज हमने ये देखा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको अच्छे से कर लेना, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।